भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो ऐसी सूरत में यहाँ के आम लोग जो हैं वो बहुत अमीर हो गए होंगे। तो थोड़ा रुकिए। नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भारत के जो आम लोग हैं वो बहुत अमीर हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है वो और अधिक बढ़ गया है। यहाँ पे जो 1% लोग हैं उनके पास 40% रिसोर्सेज है। जिस देश में 80 करोड़ जनता भूखे मर जाएगी अगर उसे सरकारी अनाज न दिया जाए, तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देश में अभी भी बड़ी आबादी गरीबी और असमानता से जूझ रही है और इसका मुख्य कारण है कि बढ़ते हुई जीडीपी के साथ लोगों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुआ है। जीडीपी से हमें यह पता चलता है कि हमारे यहाँ किस चीज़ों का कितना उत्पादन हो रहा है, और यदि चीज़ों का अधिक उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और ज़्यादा जीडीपी बढ़ने के कारण सरकार को टैक्स भी बहुत अधिक मिलेगा। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते ही जा रहा है, और प्रति व्यक्ति आय जब हम देखते हैं तो ये कुछ और कहानी कहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी का मतलब ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक साल के अंदर देश के जितने भी गुड्स तैयार होते हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे कार हो, खिलौने हो, या कोई कपड़ा हो, जो भी चीज़ें बनती हैं, या समोसा, जलेबी, कुछ भी जो बनता है उस, और जितने भी सेवाएं जो दी जाती है, जिसमें स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी या फिर कोई बाहर घूमने जाता है, तो ये जितने भी गुड्स हुए और सर्विसेज जो हुए, उन सभी के टोटल वैल्यू को ही उस कंट्री का जीडीपी कहा जाता है। एक साल के अंदर जितने भी गुड्स तैयार किए जाएंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो मनी ट्रांजैक्शन होगा, वही देश का जीडीपी होगा। आरबीआई की एक रिपोर्ट आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर, जो कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और लचीलेपन का आकलन करती है। और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो घरेलू ऋण होते हैं वो जीडीपी के 41% को पार कर गया है, जो पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ ही रहा है। यानी कि जितना उत्पादन हो रहा है उसका 41.3% कर्ज है। ये कर्ज जो है हमारे आपके जैसे लोगों के ऊपर है। आज के समय में जो मिडिल क्लास है वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लोन ले रहा है, जो कि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आप सोचिए, आदमी कर्ज कब लेता है? जब उसके पास परचेजिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है हाउसिंग लोन के अलावा जो पर्सनल लोन और टीवी के लिए लोन, व्हीकल के लिए लोन, मोबाइल के लिए जो लोन लिए जा रहे हैं वो 55.3% है। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन जो लिए जा रहे हैं वो 28.6% है। इसके अलावा जो कृषि के लिए जो लोन लिए गए हैं वो 18.1% है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्टिविटी, कारखाने या फिर लघु उद्योग खोलने के लिए बहुत कम लोन लिए गए हैं। इसमें दुख की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो कर्ज है वो खेती के लिए नहीं लिए जा रहे हैं, ये कारखाने खोलने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि ऐसे चीज़ों के लिए लिए जा रहे हैं जिसे इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि अगर लोग किसी की नौकरी चली गई तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब जब प्रेशर होगा वो लोन नहीं चुका पाएगा तो बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जब बैंकों का ग्रोथ नहीं होगा, बैंकों के ऊपर दबाव पड़ेगा, तब डिफ़ॉल्टर होगा। जितने भी लोन लिए जा रहे हैं वो एमएसएमई के विस्तार करने के लिए नहीं, कोई रोज़गार पैदा करने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं खोली जा रही है, बल्कि ये डे टू डे आप अपने
जो भी खुद को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए लोन ले रहे हैं, जिससे कोई देश को फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग पर्सनल लोन लेकर सट्टेबाजी और जुए में लगा रहे हैं। इंडिया में आप देख रहे हैं कि जो भी लोग कर्ज ले रहे हैं वो काफ़ी अब खतरनाक हो गया है, क्योंकि ये जो कर्ज है वो पैसा कमाने के लिए नहीं लिया जा रहा है और ना ही पैसा बढ़ाने के लिए, बल्कि ये कर्ज जो है वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए लिया जा रहा है। ये टीवी, फ्रिज, मोबाइल लेने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं और कभी कभी ऐसी हालत हो जा रही है उनकी कि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में मान लीजिए किसी का जॉब चला गया तो वो पूरी तरह से ही कर्ज नहीं चुकाने के हालत में होगा, और तब क्या है कि बैंक जो होगा वो भी टेंशन में आ जाएगा। फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम जो है वो भी स्ट्रेस में आ जाता है ऐसी सूरत में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि मिडिल क्लास जो है इस तरह के ईएमआई पे जी रहा है और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए वो कर्ज ले रहा है। आरबीआई के अनुसार ये जो लोग कर्ज ले रहे हैं उससे रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि रोजगार खत्म हो रहे हैं। आज के समय में हाउसिंग लोन और बिजनेस लोन ये सब पीछे छूटते जा रहे हैं, और इसके एवज में अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लोन ज़्यादा लोग लेने लगे हैं। हाउसिंग लोन भी है, वो भी प्रोडक्टिविटी का काम करता है, क्योंकि अगर आप कोई घर बनाते हैं तो बहुत सारे सामान उसमें खरीदते हैं, ईंटा, बालू, मिट्टी, और उससे क्या है कि बिल्डर लोगों को काम मिलता है जो बनाता है मकान। तो वो भी एक प्रोडक्टिविटी का ही काम है, ये प्रोडक्टिविटी लोन है। लेकिन ये लोन अभी बहुत कम हो गया है। जब तक बैंकों का पैसा फैक्ट्री खोलने में, लोगों को काम देने में, दुकान खोलने में अगर नहीं आएगा, तब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, और जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा देश तरक्की नहीं करेगा। भारत सही मायने में विकसित तभी होगा जब यहाँ रोजगार के नए अवसर बनेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।